नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आज आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। असल में देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना था और उस कमेटी ने 2023 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपा था। उसके बाद केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में अपनी विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए देश में वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकल्पना के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने संसद में यह विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा। तो आइए इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और यह सरकार के लिए इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है और इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो न्यूज है ये यह था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, अभी ये मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल का है। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है और संसद में यानी कि पार्लियामेंट में यह मसौदा विधेयक पेश करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विचार को पूरी तरीके से मंजूरी दे दिया। ये आप देख रहे हैं पार्लियामेंट का एक सेशन है, ठीक है, जो शीतकालीन सत्र का है। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए आपको मैं अगर एक ऐतिहासिक क्रम के रूप में एक बात बताऊं वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि संविधान लागू होने के बाद साल 1951-52 की बात है कि देश में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे और इसमें विधानसभा का भी चुनाव साथ में कराए गए थे। ठीक है, विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ कराए गए थे, 1951-52 की बात है। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि 1967 के बाद से देश में जो यह परंपरा है वो बिगड़ गया। पहली बात कि 1951-52 में देश में आम चुनाव हुआ था, उसमें विधानसभाओं का भी चुनाव साथ में हुआ, परंतु यह परंपरा 1967 के बाद बिगड़ गया और आप देखेंगे कि धीरे धीरे राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना पड़ा। लेकिन वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार की एक विचार है, एक प्रस्ताव है, ऐसा सकारात्मक विचार है कि 2029 में फिर पुनः ये जो परंपरा टूट गया था 1967 में, फिर देश में एक साथ चुनाव होने की विचारधारा को रखा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर इस परंपरा को शुरू करने जा रही हैं और अगर सब कुछ वाकई में सकारात्मक रहा तो 2029 में पहली बार देश में एक साथ चुनाव होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए देश एक साथ वोट डालने निकलेगा। ऐसा नहीं है, इसमें लोकसभा विधानसभा, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, उनको भी एक साथ कराने की संकल्पना रखा गया है। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रारूप है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक विचार है, एक सकारात्मक विचार है देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए, उस संदर्भ में 2029 तक इस प्रस्ताव को यदि सदन के द्वारा यह विधेयक पास हो जाता है तो हमारे देश में 2029 तक लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव
एक साथ कराया जाएगा, और जो हमारे देश के नागरिक हैं वह देश के लिए एक साथ वोट डालने निकलेंगे। ये एक विचारधारा है, एक सकारात्मक विचारधारा है जो कि देश हित में है। अब देखिए मामला क्या है। अगर मैंने तो आपको ऐतिहासिक क्रम की बात बताई, अगर मैं ये बताऊं कि ये जो पूरी प्रोसेस है वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी शुरुआत वर्तमान सरकार के द्वारा कैसे हुआ है, इस पे भी एक फोकस करते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक बड़े पैमाने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, और सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी ने ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली। तब ही वन नेशन वन इलेक्शन पर इन्होंने चर्चा की शुरुआत किया। यानी कि देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की शुरुआत किया गया था। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इससे देश की जरूरत बताया, जो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट पहलू के रूप में रखे हैं ये। इसके बाद आप देखेंगे कि 2015 में लॉ कमीशन, जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने भी सुझाव दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन से करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव होता है, जो संवैधानिक बॉडीज हैं, जैसे आप राज्य निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है, जो ईवीएम मशीन है, यानी और अन्य कर्मचारी हैं, आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर जो अर्थव्यवस्था का व्यय है वो देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए वो बेहतर नहीं है। तो विधि कमीशन ने भी 2015 में इस बात को स्वीकार किया है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन से करोड़ों रुपए की बचत हो सकता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 2019 में पुनः दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इन्होंने उसके बाद क्या किया, वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में सभी पार्टियों के साथ एक विचार विमर्श किया। आप ध्यान देंगे कि इसके बाद 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री ने सभी जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके साथ एक विचार विमर्श किया गया और पहली बार एक औपचारिक बैठक बुलाई। लेकिन देखिए निष्कर्ष तो बहुत कुछ नहीं निकल पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में अन्य अन्य राजनीतिक दल हैं, कुछ नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी, तो सबकी अलग अलग जो जितनी पार्टियां हैं उनकी अलग अलग वैचारिक विचारधाराएं हैं, और कहीं ना कहीं सब लोग अपने हित के संदर्भ में ही देखते हैं। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी विचारधाराएं ऐसी है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो आर्थिक बोझ की बात है वो छोटी पार्टियां ऐसा काम कर नहीं पाएंगी, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, चुनाव में खर्च ज़्यादा होगा, और खर्च ज़्यादा होगा तो जो रीजनल पार्टियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और जो नेशनल पार्टियां हैं उनकी साख बची रहेगी। तो ऐसे तमाम प्रकार के आरोप भी हैं अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार के खिलाफ लोग करने का कार्य करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जो वर्तमान की जो स्थिति है, अभी विपक्ष पूरी तरीके से इस बात पे सहमत नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे विपक्ष की कुछ बातें ऐसा भी है, विपक्ष बोल रहा है कि ये जो संघात्मक व्यवस्था है देश में उसके खिलाफ है, जो फेडरल सिस्टम है उसके खिलाफ है। तो जो तमाम प्रकार की बातें हैं विपक्ष के द्वारा जो उठाई जा रही हैं, हालांकि देखिए हर एक पहलू का अपना एक सकारात्मक बिंदु होता है, तो ये देश के लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हित का एक मुद्दा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का अपने अपना एक एजेंडा है जो अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से लोग रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहे हैं। तो आपने जाना कैसे शुरू हुआ ये पूरी कवायद। इसके बाद आप देखेंगे 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, पुनः जो है बीजेपी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इससे पहले
इससे पहले की बात है, 2019 में सरकार के द्वारा यह कार्य किया गया था। सितंबर 2023 में, सितंबर की बात है 2023 में, पूर्व राष्ट्रपति देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। और इस कमेटी में देश के पूर्व राष्ट्रपति जी अध्यक्ष थे। इनके अलावा वकील हरीश सॉल्वे, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी एवं गुलाम नबी आजाद एवं कुछ पूर्व ऑफिसर देश के शामिल थे। ठीक है, ये जो कमेटी बना था वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में। इसके बाद आप क्या देखेंगे, ये कमेटी कब बना था? सितंबर 2023 में। और यह 2024 से पहले जो 2019 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सरकार बनी थी, उस केंद्र सरकार के द्वारा इस कमेटी का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद इस कमेटी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को यह रिपोर्ट अभी हाल ही में सौंपा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपा गया और इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद जो मैं आज चर्चा कर रहा हूं इस न्यूज का, वन नेशन वन इलेक्शन, यह रिपोर्ट मार्च 2024 में, मैं बात कर रहा हूं मार्च 2024 में, लगभग 18,626 पन्नों का ये रिपोर्ट है। मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया था। अब जाकर केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दिया है। अभी यह सदन में यह बिल पेश नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ यह केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दिया है। तो अब हम लोग समझते हैं इस बिल के आगे का क्या परिचर्चा है, कैसे यह सदन में जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से कैसे पास होगा, इसके लिए क्या बहुमत की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, क्योंकि यह देश के संघात्मक मुद्दे से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो सरकार के सामने क्या चुनौतियां हो सकती है वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, कि गवर्नमेंट के सामने क्या प्रमुख चुनौती होगी। कि चूंकि देखिए देश में क्या है ना, भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश है और विविधता वाला देश होने की वजह से आप जान रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं और देश में पार्लियामेंट सिस्टम है। और आपको पता यह भी है कि वर्तमान सरकार के पास पूर्ण बहुमत भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और यह ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए आपको संविधान में, मैं बात कर रहा हूं स्पेशल चुनौतियों की, कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। पहली चुनौती, केंद्र सरकार को संविधान के आर्टिकल 83, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत चर्चित विषय है यह, आर्टिकल 83, 83, 85, 85, आर्टिकल 172, 172, फिर 174, फिर आर्टिकल 356 में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह यह है कि देश में संविधान संशोधन के लिए आपको विशेष मेजॉरिटी की बहुमत की जरूरत पड़ती है, जो 2/3 बहुमत होता है। और कभी कभी जो राज्यों के विधानसभाएं हैं ना, अलग अलग राज्य के, वहां से भी आपको उस विधेयक को पास कराने की जरूरत पड़ती है, लगभग आधे राज्यों से। तो चुनौतीपूर्ण कार्य है। और देश की स्थिति क्या है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी अलग विचारधाराएं हैं। यह कानून, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक देश के हित में सर्वोपरि नहीं है, ये नकारात्मक रवैया है। कुछ जो नेशनल पार्टियां हैं उनकी भी कुछ अलग रवैया है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, एक सकारात्मक दिशा में इसे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसके बाद जैसे एक शब्द मैं बता रहा हूं आपको, ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना होगा और सभी विपक्षी दल एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर
पूरी तरीके से एक हो जाएं। यानी कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में राजनीतिक पार्टियों को एक होने की बात कर रहे हैं और ये लोगों को एक होने की बात कर रही हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ विचारधाराएं हैं जो देश को एक अलग विषय की ओर लेकर जाता है, जो कि एक नकारात्मक रवैया है। इसके बाद अगर मैं अन्य पॉइंट की बात करूं तो चिंता का विषय यह भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने के लिए, खैर ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पहलू है और ये बात इंपॉर्टेंट भी है और सच भी है, ये बात बिल्कुल सच है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम खरीदने के लिए लगने वाली जो कॉस्ट है ना, लागत है ना, वो चुनाव आयोग ने खुद ही कहा है कि इसका जो लगभग आप देखेंगे कि हर 15 साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए व्यय होगा। तो खैर ये भी तो अर्थव्यवस्था के लिए और बजट के लिए चिंता का विषय है। तो खैर सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन वर्तमान सरकार का जो स्वरूप है, जो 2014 के बाद ये सकारात्मक विचार है कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी है, राष्ट्रहित के लिए जरूरी है, तो एक यह बहुत बड़ी सकारात्मक पक्ष है जो जरूर होना चाहिए, भले विपक्षी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन यह देश में जरूरी कदम है। अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जैसा आपको हमने बताया एक बात कि सरकार को संविधान में संशोधन, कुछ आर्टिकल में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगा, तो वही बात है, इसके लिए केंद्र सरकार को संविधान में जरूरी संशोधन करने पड़ेंगे और 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। अगर राज्यों की इसके बाद भी हो सकता है कि राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ी, तब विपक्षी दल नेतृत्व करने में पीछे हट जाएंगे। तो ये चुनौती का विषय है। अब उसी चुनौती को आगे बढ़ाने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट विचारधारा है, जो हम लोग एक स्टूडेंट और यानी कि अभ्यर्थी के रूप में जानने का प्रयास करेंगे कि यह विषय पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। यहां एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इस पूरे चुनौती में कि संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब जब संविधान संशोधन प्रक्रिया चुनौती का विषय आता है तो हमें यह जानने की जरूरत पड़ेगी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो ये जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए, आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन के लिए आप संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि संविधान में संशोधन के लिए आपको लोकसभा में विधेयक लाना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है लोकसभा के ही बल पे है। तो आप किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में लाइए, चाहे लोकसभा में लाइए, चाहे किसी मंत्री के द्वारा लाइए, चाहे किसी निजी सदस्य के द्वारा लाइए, चाहे किसी सांसद के द्वारा लाइए, आप किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि विधेयक को दोनों सदनों में पारित होना भी जरूरी है। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन के मामले में। इसके लिए विधेयक को दोनों सदनों में विशेष मेजॉरिटी से, मैंने पहले ही आपको बताया है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है, पारित होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है विशेष बहुमत, यानी कि कुल सदस्यों के बहुमत से और सदन में मौजूद और वोट डालने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, 2/3 जो टोटल वहां पे मेंबर उपस्थित हैं, उन मेंबरों का जो बहुमत है उसमें 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और ये तो चुनौती है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण, गवर्नमेंट के पास आपको पता है पूर्ण बहुमत है, लेकिन विपक्षी पार्टी सहयोगी दल के साथ है, तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। खैर ये अलग विषय है, लेकिन हम लोग इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर विधेयक संविधान के संघीय प्रावधान से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा ना संघीय प्रावधान, तो ये बात सच है कि ये प्रावधान संघीय प्रावधान, क्योंकि आपको संविधान में संशोधन करना है, और जब संविधान में संशोधन करना है तो ये प्रावधान संघीय प्रावधान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें बदलाव से जुड़ा है तो कम से कम आधी राज्यों की विधानसभाओं से भी अनुमोदन लेना जरूरी है। ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, मैंने आपको पहले बताया।
कि जो आधे राज्यों का अनुमोदन है ये भी बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि आधे राज्यों में अनुमोदन सामान्य बहुमत से हो जाता है, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है केंद्र सरकार के लिए और देश के लिए। ये राष्ट्र हित में इंपॉर्टेंट है, सर्वोपरि है और एक बेहतर कदम है। इसके बाद देखिए आगे क्या प्रक्रिया है संविधान संशोधन की। देखिए विधेयक को दोनों सदनों में पारित जब हो जाता है ना, लोकसभा और राज्यसभा से, तो देखते हैं आप राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और यदि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो यह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। इसके बाद संविधान में संशोधन भी हो जाता है, यह अधिनियम विधेयक बन जाता है तो देश में लागू हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है, ये बात सत्य है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में जो एक विचार का स्वरूप बन के आ रहा है वो यह है कि यह देश के लिए एक सकारात्मक कदम है। ठीक है। एक बात और आप जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का स्टूडेंट होने के लिए यह बात जरूर क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि जो संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि आप संविधान में संशोधन जैसे विधेयक ला रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है। आप सदन में पेश कर दीजिए, अगर दोनों सदन उसको पारित कर दिया विशेष बहुमत से, तब आप राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। पहले राष्ट्रपति के पास पूर्वानुमति की कोई जरूरत नहीं है। यह बात इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में एक न्यूज से संबंधित, विधेयक से संबंधित जो केंद्रीय कैबिनेट ने एक बिल लाया उसके संदर्भ में एक विशेष जानकारी। और यह देश के लिए एक सकारात्मक कदम है, आपको मैंने बताया। तो इसे आप जरूर समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।